हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, मैं कॉमर्स वाले गुरुजी। हम कर रहे हैं इंडियन इकोनॉमिक डेवलपमेंट क्लास 12 के लिए। चैप्टर नंबर 3 हमारा स्टार्ट हो रहा है। चैप्टर फर्स्ट एंड सेकंड हम कर चुके हैं। चैप्टर नंबर 3 के अंदर आज हम इस चैप्टर नंबर 3 को आज हम स्टार्ट कर रहे हैं। और आज के लेक्चर के अंदर मेन हम समझेंगे कि 1991 के अंदर जो पॉलिसी आई थी एलपीजी वाली। एलपीजी मतलब एलपीजी गैस नहीं, एलपीजी 1991 के अंदर रिफॉर्म्स लेके आई थी गवर्नमेंट, न्यू पॉलिसीज लेके आई थी। वो पॉलिसी थी एलपी, एल मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन। इन तीनों से रिलेटेड एक पॉलिसी आई थी, तो इन तीनों की शॉर्ट फॉर्म बन गई थी एलपीजी। ये 1991 के अंदर लेके आए थे। इसी के ऊपर पूरा ये चैप्टर बेस्ड है कि 1991 के अंदर इन पॉलिसी को लाने का जो ये कह सकते हैं श्रेय दिया जाता है, वो दिया जाता है डॉक्टर मनमोहन सिंह को, जो बाद में हमारे मनमोहन सिंह जो बाद में हमारे प्राइम मिनिस्टर भी बने थे 2001 से लगाकर 10 तक। लेकिन उससे पहले मनमोहन सिंह का रोल स्टार्ट हो गया था 1991 के अंदर। उस टाइम वो हमारे कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर थे, यानी कि वित्त मंत्री। और वो फाइनेंस से रिलेटेड सारी पॉलिसी उन्होंने बनाई थी 1991 के अंदर। उन्होंने जो पॉलिसी बनाई थी की वजह से इंडिया के अंदर क्या क्या चेंजेस हुए, क्या क्या रिफॉर्म्स हुए, क्या क्या इम्प्रूवमेंट्स हुए, वो आप देखकर बहुत ज़्यादा जो आप शौक लगेगा कि अच्छा इन्होंने इतना कुछ किया है। ये तो चुप चुप बैठे रहते थे, लेकिन चुप भले ही बैठे रहते थे, माइंड इनका बहुत तेज है। और प्राइम मिनिस्टर तो बाद में बने, उससे पहले ये एक बेस्ट इकोनॉमिक्स थे पूरी दुनिया के अंदर। इनको अवार्ड भी मिले बहुत सारे। तो 1991 के अंदर मनमोहन सिंह जो फाइनेंस मिनिस्टर थे, वो हमारे लिए एलपीजी यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन लेके आए। और उससे हमारी इकोनॉमी कहीं ना कहीं आगे बढ़ी और बहुत सारे बेनिफिट्स हमको मिले। उसमें से कुछ बेनिफिट्स ये भी हैं कि आप आज स्मार्टफोन यूज कर पा रहे हैं। इंडिपेंडेंस जब मिला के बाद में 1950 से लगाकर 1990 तक, यानी 1950 से लगाकर 90 तक जो है क्या क्या हुआ, वो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। ग्रीन रिवोल्यूशन, 5 ईयर के प्लानिंग्स। ओके, तो वो हमने चैप्टर नंबर 2 के अंदर पढ़ा था। जब उनसे तो ठीक है, एग्रीकल्चरल सेक्टर को थोड़ा सा बढ़ावा मिला, बट इंडस्ट्री जो है वो पिछड़ती जा रही थी। यहाँ पर 1990 के बाद में जब वो 5 ईयर के प्लान को खत्म किया गया और नई पॉलिसी बनाई गई 1991 के अंदर, तो उनको बोला जाता है रिफॉर्म्स इन 1991, जिसको एलपीजी शॉर्ट के अंदर बोलते हैं। एक्चुअल में देखा जाए तो हमारी इकोनॉमी जो थी वो मिक्स्ड इकोनॉमी थी। चैप्टर नंबर 1 के अंदर हमने पढ़ा था, हमने मिक्स इकोनॉमी को अडॉप्ट किया था, जहां पर गवर्नमेंट भी और प्राइवेट सेक्टर दोनों मिलकर के इकोनॉमी को आगे बढ़ाने के लिए काम करते हैं। बट मिक्स्ड इकोनॉमी के अंदर ये हुआ कि प्राइवेट सेक्टर जो था, ये आज़ादी के बाद, फ्रीडम मिलने के बाद की बात है, कि जो पब्लिक सेक्टर थे, गवर्नमेंट सेक्टर थी, उसके हाथ में ज़्यादा सेक्टर्स थे, ज़्यादा इंडस्ट्री थी, वो गवर्नमेंट सेक्टर के हाथों में थी, पब्लिक सेक्टर के हाथों में। जो प्राइवेट सेक्टर थे उनको ओनली कुछ लिमिटेड जो इंडस्ट्री थी वो दी गई थी, ओनली लिमिटेड। और उसके ऊपर भी रेस्ट्रिक्शंस बहुत ज़्यादा थी, उनके ऊपर भी बहुत ज़्यादा जो है लाइसेंस वगैरह लेने पड़ते थे। तो मिक्स इकोनॉमी की वजह से बहुत ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कहाँ था? पब्लिक सेक्टर। पब्लिक सेक्टर में बहुत ज़्यादा हेवी इन्वेस्टमेंट था, ह्यूज इन्वेस्टमेंट था। प्राइवेट सेक्टर में बहुत कम इन्वेस्टमेंट था, क्योंकि रूल्स, रेगुलेशन, रेस्ट्रिक्शंस, लाइसेंसिंग और परमिशन प्राइवेट सेक्टर के लिए बहुत लिमिटेड, जिसकी वजह से इंडस्ट्री बढ़ नहीं रही थी। और जो पब्लिक सेक्टर कंपनी थी, जहां पर गवर्नमेंट कंपनीज थी, जहां पर हेवी इन्वेस्टमेंट किया गया था, उनके भी हाल चाल कुछ अच्छे नहीं थे। आगे हम बढ़ते हैं। तो आज के लेक्चर के अंदर हमारा मेन जो फोकस रहेगा वो रहेगा रीजंस ऑफ इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स 1991। 1991 के अंदर जो इकोनॉमिक्स रिफॉर्म्स लाए गए, उसके क्या रीजन थे, उनको लाने की क्या जरूरत पड़ी मनमोहन सिंह को एलपीजी लाने की। डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि एक बहुत बड़े अर्थशास्त्री, इकोनॉमिस्ट थे, हमारी कंट्री के फाइनेंस मिनिस्टर भी रहे, बाद में आगे आगे प्राइम मिनिस्टर भी बने। उनके रीजंस पढ़ते हैं आज कि उन्होंने 1991 के अंदर एलपीजी क्यों लेके आए। तो फर्स्ट था
पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर। अरे वाह भाई, अभी मैंने बताया ना, प्राइवेट सेक्टर तो बहुत कम चीजें करता था क्योंकि उसको परमिशन नहीं थी, या परमिशन थी तो उसके ऊपर रेस्ट्रिक्शंस और लाइसेंसिंग वगैरह बहुत ज़्यादा लेनी पड़ती थी, जिसकी वजह से पूरा इन्वेस्टमेंट जो है वो पब्लिक सेक्टर यानी कि गवर्नमेंट कंपनीज के अंदर कर दिया गया। बट जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, जो गवर्नमेंट जिसको कंट्रोल करती थी, उसकी परफॉर्मेंस कैसी थी? पुअर परफॉर्मेंस। 1951 से लगाकर 1950 तक 40 साल तक इन्होंने काम किया पब्लिक एंटरप्राइजेस ने, बट मोस्टली पब्लिक एंटरप्राइजेस जो थी यानी कि जो गवर्नमेंट या पब्लिक कंपनीज थी, उनकी परफॉर्मेंस अच्छी नहीं थी, कुछ को छोड़कर, एक्सेप्ट फ्यू। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाज वेरी डिसअपॉइंटिंग। वेरी डिसअपॉइंटिंग मतलब समझते हो, लॉस मेकिंग कंपनी थी, सिक कंपनीज बन के लॉस में ही चल रही थी। अब कंपनी खुद लॉस में चलेगी तो वो क्या ग्रोथ करेगी, क्या एम्प्लॉयमेंट देगी, क्या प्रोडक्ट देगी और क्या क्वालिटी देगी, और क्या वो कंपटीशन में कॉम्पीट कर पाएगी इंटरनेशनल लेवल पर, जबकि वो लॉस मेकिंग कंपनी। बट कुछ कंपनीज थी जो लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी गवर्नमेंट की, उनमें से मैं आपको बताऊं अगर नाम उनके, तो भारत हेवी इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, इलेक्ट्रिकल लिमिटेड, भारत पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड, कोल इंडिया लिमिटेड, गेल इंडिया लिमिटेड, हिंदुस्तान पेट्रोलियम कोऑपरेशन लिमिटेड। ये कुछ पब्लिक सेक्टर कंपनी थी जो उस टाइम अच्छा काम करती थी। बाकी अधिकतर बहुत सारी जो कंपनी थी वो लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो काम चला नहीं। ओके, तो इस वजह से 1991 के अंदर प्राइवेटाइजेशन को, लिबरलाइजेशन को, ग्लोबलाइजेशन को जो है लाया गया। और क्या रीजंस थे सर 1991 के अंदर रिफॉर्म्स लाने के? ये बड़ा अच्छा रीजन है, डेफिशिएंट इन बैलेंस पेमेंट, बीसीपी, बैलेंस पेमेंट के अंदर डेफिशिट आ चुका था, सरप्लस नहीं आया था, डेफिशिट आ चुका था। ये कब आता है? जब आपके एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा हो, सॉरी आपके इंपोर्ट बहुत ज्यादा हो। जब आप इंपोर्ट बहुत ज्यादा करते हैं और एक्सपोर्ट, इंपोर्ट जो है वो बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत ज्यादा आप इंपोर्ट करते हैं, एंड एक्सपोर्ट क्या करते हैं? बहुत कम। नहीं कि आप बाहर से, आउटसाइड इंडिया यानी कि फॉरेन कंट्री से आप परचेजिंग ज्यादा करते हैं और उनको सेल कम करते हैं। अब फॉरेन मार्केट में जो ट्रेड होता है वो डॉलर के थ्रू होता है, फॉरेन एक्सचेंज के थ्रू होगा। अब आप इंपोर्ट तो ज्यादा करते हैं, ज्यादा खरीदेंगे तो आपको डॉलर का पेमेंट तो करना पड़ेगा, क्योंकि बाहर की जितनी भी इंटरनेशनल मार्केट है वो डॉलर में पेमेंट लेगा आपसे, बट आपके पास डॉलर है ही नहीं। क्यों नहीं है सर? छाप दो। हम थोड़ी छाप सकते हैं डॉलर, इंडियन कंट्री थोड़ी छाप सकती है, रुपये प्रिंट कर सकते हैं हम, वो भी उसके ऊपर भी रूल्स एंड रेगुलेशन लगते हैं। तो अब डॉलर हमारे पास कहाँ से आएंगे? दो तीन तरीके हैं। फर्स्ट तरीका है एक्सपोर्ट करो ज़्यादा से ज़्यादा, यानी कि इंडिया के जो प्रोडक्ट्स हैं, इंडिया का जो गुड्स हैं, इंडिया की जो सर्विसेज हैं, वो एक्सपोर्ट करो बाहर। उसको क्या होगा? मतलब बेचो, आउटसाइड इंडिया बेचो, उसको एक्सपोर्ट करो। उससे क्या होगा? डॉलर मिलेंगे, फॉरेन करेंसी मिलेगी, और उस फॉरेन करेंसी से हम इंपोर्ट कर सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। बट यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी, एक्सपोर्ट था बहुत कम। हम एक्सपोर्ट करें क्या? हमारे पास कुछ था ही नहीं, ना किसी ऐसा कुछ चीज़ था ही नहीं जो इंटरनेशनल लेवल पर जो है हम एक्सपोर्ट कर सके। इंडस्ट्री थी नहीं हमारे पास, ज़्यादा से ज़्यादा एग्रीकल्चर एक्टिविटी होती थी, एग्रीकल्चर फूड था वो, तो अभी हम नए नए खुद सेल्फ सफिशिएंट हो पाए थे, इतना ज़्यादा नहीं था कि हम इंटरनेशनल लेवल पर उसको बेच पाए। उल्टा अमेरिका से हम गेहूं मंगाते थे। तो अब एक्सपोर्ट बिल्कुल कम, यानी कि हमारे पास फॉरेन करेंसी थी नहीं, लेकिन इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते थे। इंपोर्ट करेंगे तो डॉलर में पेमेंट करना पड़ेगा, फॉरेन एक्सचेंज में पेमेंट करना पड़ेगा। वो कहाँ से आएगा? वो हम लोन ले लेते थे, कहाँ से? अदर कंट्री से, और उसके बाद इंटरेस्ट पेमेंट करते जाओ। तो इकोनॉमी पूरा पूरा मामला खत्म हो चुका था और डेफिसिट में चला गया था हमारा बैलेंस ऑफ पेमेंट, बीओपी है, बीसीपी नहीं है, बीओपी है, बीओपी, बैलेंस ऑफ पेमेंट। यानी कि हमारे पास में इंपोर्ट करने के लिए डॉलर या फॉरेन करेंसी नहीं थी, और जिसकी वजह से जो है हमको लोन लेना पड़ रहा था, डेफिसिट चल रहा था मामला, है ना। तो अब ये हमारे पास जो फॉरेन रिजर्व पड़े थे, जो हमने लोन लेके वगैरह से लिए थे, वो भी बहुत कम थे। 1991 यानी कि 31 मार्च 1991 की अगर बात करूं, तो उस टाइम हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज जो था वो था 5.8 यूएस 5.8 बिलियन डॉलर। ठीक है, बिलियन डॉलर को मैं बी क्यों लिख देता हूँ,
बिलियन डॉलर, बिलियन बीटी है ना, बिलियन डॉलर। तो हमारे पास डॉलर भी कौन से, यूएस डॉलर, 5.8 बिलियन डॉलर थे हमारे पास बस। और ये केवल इतने थे कि हम इससे जो है केवल कुछ दिन तक चला सकते हैं मामला, है ना। आगे ये और डिटेल में यहाँ पर है, यहाँ पे देखिए, ये पॉइंट नंबर 4 में हम इसको और डिटेल में पढ़ेंगे। फॉरेन पेमेंट के बारे में आपको बताया भाई, फॉरेन पेमेंट ज़्यादा करना पड़ता था, फॉरेन रिसिप्ट बहुत कम थी, क्योंकि एक्सपोर्ट हम करते नहीं थे, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते थे। गवर्नमेंट की पॉलिसी जो थी वो इंक्रीज करना चाहती थी एक्सपोर्ट को, बट इंक्रीज नहीं हो रहे थे। हैवी टैरिफ एंड कोटाज लगा दिए थे इंपोर्ट पर, तो इंपोर्ट जो कर रहे थे वो इंडिया के अंदर बहुत महंगा मिल रहा था। स्लो ग्रोथ एक्सपोर्ट के अंदर बहुत ज़्यादा स्लो ग्रोथ थी। क्यों एक्सपोर्ट क्यों नहीं होता था, क्योंकि हमारे पास एक तो लो क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाते थे और उसकी प्राइस बहुत ज़्यादा थी। सर प्राइस कम क्यों नहीं करते थे, क्योंकि महंगा ही बनाते थे तो बेचेंगे महंगा भैया। कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम नहीं था हमारे पास, टेक्नोलॉजी नहीं थी हमारे पास, जो न्यू मॉडर्न मशीन्स है वो नहीं थी, इंडस्ट्री बहुत बड़ी नहीं थी, जिसकी वजह से कॉस्ट बहुत ज़्यादा आती थी और बेकार क्वालिटी का प्रोडक्ट हम बनाते थे, तो वो एक्सपोर्ट करेंगे तो खरीदेगा कौन। ओके, इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है आपका इन्फ्लेशनरी प्रेशर, यानी कि महंगाई बहुत तेजी से बढ़ रही थी, जो जनरल गुड्स थे उनकी प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ रही थी, मनी सप्लाई इंक्रीज कर दी थी। मनी तो सप्लाई कर रहे थे बट एसेंशियल जो गुड्स था उसकी शॉर्टेज थी। जो ज़रूरी सामान है लाइवहुड्स के लिए, हमको जीने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें चाहिए उसकी बहुत ज़्यादा शॉर्टेज आ चुकी थी, क्योंकि एक इंडिया जो एक मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री थी, ये भी बहुत प्रॉब्लम थी। अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा था, ऊपर से इंडस्ट्री थी नहीं, इंपोर्ट हम बहुत ज़्यादा करते थे, एक्सपोर्ट हम कर नहीं रहे थे, तो भैया अब रिफॉर्म्स लाने की ज़रूरत तो पड़ेगी ना। 4th नंबर पॉइंट है फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। बिल्कुल सिंपल सी बात है, इंपोर्ट आप बहुत ज़्यादा करोगे और एक्सपोर्ट आप बहुत कम करोगे। अब एक्सपोर्ट नहीं करोगे तो फॉरेन करेंसी आएगी नहीं, बट इंपोर्ट करने के लिए फॉरेन करेंसी का पेमेंट तो करना पड़ेगा। अब फॉरेन करेंसी लाए कहाँ से, लोन लेना स्टार्ट कर दिया, लोन लेंगे तो फिर ओके। तो FER यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व जो थे वो लोवेस्ट लेवल पर चले गए थे 1991 के। लोवेस्ट लेवल का मतलब यहाँ पर मैं आपको अमाउंट में बताऊं तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस आ चुका था और ओनली हमारे पास जो है 5.8 यूएस डॉलर के अंदर है, 5.8 यूएस डॉलर के अंदर जो बिलियंस डॉलर हमारे पास में अवेलेबल, 5.8, इससे हम ओनली 2 वीक का इंपोर्ट कर सकते। इतना ही पैसा था कि 2 सप्ताह तक आप जो है इंपोर्ट कर लो, उसके बाद इंपोर्ट नहीं कर पाएंगे, आपके पास फॉरेन एक्सचेंज खत्म हो जाएंगे। इसके अलावा हम एक्सपोर्ट तो करते नहीं थे, तो फॉरेन करेंसी हम क्या करते थे, लोन के थ्रू लेते थे। अब लोन तो ठीक है लेकिन उसके ऊपर इंटरेस्ट तो पेमेंट करना पड़ेगा। अब हमारे पास इंटरेस्ट का पेमेंट करने के लिए जो हमने लोन लिया था फॉरेन एक्सचेंज के लिए, फॉरेन करेंसी के लिए, ताकि हम इंपोर्ट कर पाए, उस इंटरेस्ट का पेमेंट भी तो फॉरेन करेंसी में करना पड़ेगा, तो उसमें भी प्रॉब्लम आ रही थी। अभी बात करें सर अभी क्या हाल है, अभी क्या छोड़ो, फिर जब ये एलपीजी लेके आए, एलपीजी कब लेके आए, 1991 के अंदर, जब डॉक्टर मनमोहन सिंह एलपीजी लेके आए, उसके बाद की बात बताता हूँ। जब एलपीजी 1991 के अंदर अप्लाई कर दी, लागू कर दी गई इंडिया के अंदर, ओके, का इम्प्लीमेंटेशन कर दिया गया। इसके बाद 3-4 साल बाद की बात बताता हूँ, 1995 की बात बताता हूँ। अब बताता हूँ मैं आपको उस टाइम जब ये रिफॉर्म्स लेके आए 1991 के अंदर एलपीजी का, तो हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना हुआ, क्या कुछ इसका फायदा मिला? बिल्कुल, हमारे पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व हो गया था 25.2 बिलियन यूएस डॉलर। तो बढ़ गया ना, 5.8 से बढ़कर कितना हो गया, 25.2 यूएस बिलियन डॉलर। ये तो जादू हो गया, बिल्कुल हुआ। तो हम पढ़ेंगे इसको बहुत अच्छे से। अच्छा, जनरल क्वेश्चन की बात करें तो सर अभी कितना है, 2021 के अंदर हम बैठे हैं और अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है? अभी की बात करें तो अभी हमारा फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है 642 यूएस बिलियन डॉलर। 642 बिलियन डॉलर हमारा अभी फॉरेन एक्सचेंज।
अभी तो बहुत अच्छा हो गया है। ओके, एक और कंपैरिजन कर लेते हैं। अभी 2021 के अंदर पाकिस्तान का फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना है अभी 2021 के अंदर? गैस करो आप। चलो मैं बता देता हूँ, 18.5 बिलियन यूएस डॉलर, 18.5 बिलियन यूएस डॉलर। जो इससे ज्यादा तो हमारे पास कब आ गया था? 1995 के अंदर आ गया, मतलब हमारे से तो बहुत कम है। ओके, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, नेक्स्ट पॉइंट है भाई 1991 के अंदर आप रिफॉर्म्स क्यों लेके आए? हाँ भाई मनमोहन सिंह जी, आप रिफॉर्म्स क्यों लेके आए? तो मनमोहन सिंह जी बोल रहे हैं भाई अभी तक तो आपने पॉइंट बड़े, एक और प्रॉब्लम थी, ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स। डेब्ट्स मतलब उधारी, लोन हमने बहुत ज्यादा ले लिए थे। क्यों लिए थे? एक्सपोर्ट करते नहीं था, फॉरेन एक्सचेंज चाहिए था। फॉरेन एक्सचेंज क्यों चाहिए था? इंपोर्ट करना था। इंपोर्ट करने के लिए डॉलर चाहिए, डॉलर हमारे पास थे नहीं, तो और आएंगे कैसे? दो ही रास्ते, या तो एक्सपोर्ट करो आप ज़्यादा से ज़्यादा, या फिर एक्सपोर्ट नहीं कर सकते क्योंकि प्रोडक्ट अच्छे नहीं थे, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, प्राइस बहुत ज़्यादा थी, इतना हम डेवलप नहीं था इंडस्ट्रियल एरिया हमारे इंडिया के अंदर, तो हम लोन लेते थे। और लोन ज़्यादा लेंगे तो फिर डेब्ट तो बढ़ेगा ही। और लोन इसके लिए भी लेना पड़ता था। गवर्नमेंट क्या करती थी? बोरो करती थी लोन फ्रॉम बैंक से या पब्लिक और इंटरनेशनल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन लेती थी। आज भी लेती है कई सारी कंट्री, पाकिस्तान ने तो इतना ले रखा है कि पूछो मत। ओके, इसके अलावा इनसफिशिएंट मैनेजमेंट था, मैनेजमेंट भी कोई सफिशिएंट नहीं था। गवर्नमेंट की कमाई के दो ही जरिए होते हैं, एक टैक्सेशन होता है और एक लोन होता है। तो टैक्सेशन जो सिस्टम था, रेवेन्यू, गवर्नमेंट का जो रेवेन्यू है, इंटरनल अगर सोर्सेज की बात करें तो टैक्सेशन होता है, जैसे इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, है ना। तो वो टैक्सेशन सिस्टम इतना अच्छे से रन नहीं कर पा रही थी पीएसयू। क्यों? क्योंकि पब्लिक सेक्टर जो अंडरटेकिंग थी, जो पब्लिक सेक्टर कंपनीज थी, वो लॉस में चल रही थी। अब उनके ऊपर क्या टैक्स लगाए? लॉस पे तो टैक्स लगता नहीं है, प्रॉफिट पे लगता है इनकम टैक्स। ओके, तो इनसफिशिएंट या इनएफिशिएंट थे हमारे पास रेवेन्यू फ्रॉम टैक्सेशन। गवर्नमेंट डेफिसिट था क्योंकि गवर्नमेंट के खर्चे ज्यादा थे और रेवेन्यू कम थी, क्योंकि रेवेन्यू आती थी टैक्सेस से। टैक्सेशन सिस्टम अच्छा था नहीं, टैक्स लगाते थे। इनकम टैक्स फॉर एग्जांपल के लिए वो लगता था गवर्नमेंट कंपनी पर, प्राइवेट कंपनी थी नहीं, गवर्नमेंट कंपनी लॉस मेकिंग कंपनी थी, तो गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आती नहीं थी लेकिन खर्चे तो गवर्नमेंट के थे, डेफिसिट। तो गवर्नमेंट अब अगला कदम क्या उठाएगी? गवर्नमेंट लेती थी फंड, किससे? अदर कंट्री से, है ना, अदर फॉरेन कंट्री से, और लोन लेगी तो डेब्ट बढ़ेगा और इसके अलावा इंटरेस्ट पेमेंट करना पड़ेगा। तो ये मामला चल रहा था। अब इन सब से छुटकारा पाने के लिए फाइनली हमारे प्यारे डॉक्टर मनमोहन सिंह, जो कि उस टाइम फाइनेंस मिनिस्टर थे, उन्होंने 1991 के अंदर लेके आए एलपीजी पॉलिसी, या कह सकते हैं 1991 के अंदर रिफॉर्म्स लेके आए वो। और उससे क्या हुआ वो मैंने अभी आपको फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व दिखाए थे कितने बढ़ गए थे 1995 के अंदर। ये पॉलिसी क्यों लेके आए, इसके पीछे क्या वजह थी, वो हमने पढ़ी। और इस पॉलिसी के लाने से क्या हुआ वो पढ़ेंगे हम अगले लेक्चर के अंदर। आज हमने इतना पढ़ा कि ये 1991 के अंदर जो रिफॉर्म्स हुए एलपीजी वाले, ये क्यों हुए, कि हमने 5 पॉइंट्स पढ़े। फर्स्ट पढ़ा पुअर परफॉर्मेंस ऑफ पब्लिक सेक्टर कंपनी, सेकंड पढ़ा डेफिसिट बैलेंस ऑफ पेमेंट, थर्ड पढ़ा हमने इन्फ्लेशनरी प्रेशर यानी कि महंगाई बढ़ रही थी, फोर्थ पढ़ा हमने फॉल इन फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व बहुत कम थे हमारे पास, फिफ्थ पढ़ा हमने ह्यूज बर्डन ऑफ डेब्ट्स, नेक्स्ट सिक्स पढ़ा हमने इनएफिशिएंट मैनेजमेंट। इनकी वजह से रिफॉर्म्स लाने पड़े 1991 के अंदर। अगर ये वीडियो पसंद आया है, आपको इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम और आगे बढ़ेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।